नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी अभ्यास प्रश्न के माध्यम से 3 अभ्यास प्रश्न कर लिया है। अगर आपने 3 अभ्यास प्रश्न नहीं देखा, प्लीज़ जाकर उनको देखिए, जो आपको जेएस क्लासेज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर इन अभ्यास प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आप प्रत्येक जो भी एग्जाम आने वाला हो, यूपीएसआई के नहीं, जो भी प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और जो हमारा टॉपिक वाइज आपने टॉपिक वाइज पढ़ा होगा और उसके अभ्यास प्रश्न किए होंगे, तो ये जो मिक्स हैं टॉपिक, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी प्रकार कर लेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। पहला है, कन्नौजी बोली किस उपभाषा की बोली है? तो हम हर एक ऑप्शन को देखेंगे और किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ये देखिए 5 उपभाषाएं होती हैं, जिसका 4 इसमें हम लोगों ने जिक्र कर दिया है। एक पहाड़ी हिंदी का हम लोग जिक्र यहाँ पर नहीं किए हैं, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी हिंदी से हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था, पश्चिमी की ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव गए। तो कन्नौजी तो पहला यानी पश्चिमी में आ जाएगा, आंसर पहला सही होगा। और 3 जो आपके ऑप्शन उस पर बात कर लेते हैं। राजस्थानी हिंदी में जैसे मामा मेवा लेने जयपुर गए, तो मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी, ये किसके हैं? राजस्थानी हिंदी के हैं। बिहारी के MMB से याद किया था हम लोगों ने, मगही, मैथिली, भोजपुरी, बिहारी हिंदी का। अवधी आपका पूर्वी हिंदी का याद किए थे ABC से, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आपका आंसर तो ए सही है, लेकिन और एक उपभाषा हम लोगों ने जिक्र किया पहाड़ी हिंदी। इसका पहाड़ी हिंदी, इसको याद किए थे हम लोग नेपाल जीके से याद किए थे, यानी नेपाली, गढ़वाली, कुम्हाऊनी, ये 3 भाषा, 3 बोलियां आती हैं इसके अंतर्गत। आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। दूसरा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, आंसर सी सही है। 52 होते हैं कुल अक्षरों की संख्या, स्वर होते हैं 11 और आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, 33 होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो अभी तो स्पर्शी व्यंजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो जो च से झ के बीच होते हैं वो उसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यानी 4 होते हैं। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये नाक से जो बोला जाता है, नासिक व्यंजन, ये इसको नासिक व्यंजन बोलते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन है। ये स उष्म, जिससे बोलने से गर्म हवाएं निकलती है, उसको उष्म बोलते हैं। आंसर बी वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि च, छ, ज, झ, बी वाला आंसर सही। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न में से अल्पप्राण अघोष व्यंजन है, यानी अल्पप्राण भी हो और अघोष हो। तो अल्पप्राण में आते हैं आपके 1, 3, 5, आपके अघोष में भी 1 और 2 आता है। इसमें सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर के साथ अंतस्थ व्यंजन, यानी कि य र लव। इसमें उष्म वर्ण ह को छोड़ाकर सारे उष्म व्यंजन, यानी स, श, ह नहीं आता है, फ आता है। यानी कि पहला हर वर्ग का पहला अगर है तो अल्पप्राण और अघोष दोनों होगा। ट तो है, च भी है, क भी है, प भी है, लेकिन द नहीं, ये वाला नहीं है। च के बाद झ, ये वाला नहीं है। क वर्ग भी होता है, त वर्ग भी होता है, यानी आंसर सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें देखिए प है लेकिन ब वर्ग नहीं होता, ये भी गलत है, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। पांचवा आपका है कि निम्न में से महाप्राण और सघोष व्यंजन बताइए। महाप्राण भी हो और सघोष भी हो। तो महाप्राण में देखिए, अल्पप्राण में हम लोगों ने 1, 3, 5 की बात किया, तो बचा कौन? महाप्राण का 2 और 4। और जो उष्म व्यंजन सारे आएंगे इसमें। उसमें ह छूट गया था, लेकिन इसमें आएंगे सारे उष्म व्यंजन भी आएंगे। उष्म व्यंजन के साथ इसमें फ भी आएगा और अडव भी आएगा। महाप्राण की बात हो रही है इसमें महाप्राण की बात हो रही है। सघोष में सभी स्वर आते हैं। तो जैसे अघोष में हम लोगों ने जिक्र किया था कि 1, 2 होता है, तो सघोष में क्या होगा? 3, 4, 5, क्योंकि 1, 2 हम लोगों ने अघोष वाले में ले लिया है।
तो देखिए इसमें 4 और 2, इसमें भी 4, ये 2 कॉमन है, यानी हर वर्ग का चौथा अक्षर वो महाप्राण और सघोष ये दोनों होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर हम क वर्ग की बात करें तो क वर्ग का तो इसमें कोई है ही नहीं, तो क को छोड़ देते हैं। क वर्ग के बाद क्या आता है, च वर्ग, ये याद कर लेते हैं। कच्छ, क्या बोलते हैं, कच्छ तटप, यही बोलते हैं ना। देखिए देखिए क वर्ग में तो कोई नहीं है, च वर्ग में देखिए च, छ, ज, झ, य, ठीक है। तो देखिए च, छ, ज, चौथा च, छ, ज है किसी में नहीं, यानी च वर्ग का जिक्र नहीं है। फिर त वर्ग का त, थ, द, ध, न, यानी चौथा त, थ, द, ध है, ये भी नहीं है। उसके बाद ट, ट, ठ, ड, ढ, चौथा ढ तो है, यहाँ पर है। उसके बाद प वर्ग देख लेते हैं, प वर्ग नहीं, क वर्ग का है, क वर्ग का ये चौथा है। यानी पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी हमें वो चीज ढूंढना है, वो चीज खोजना है कि जिसमें महाप्राण घोष किसमें कॉमन है, ठीक है, वो चीज। तो महाप्राण में जैसे 2, 4 है, उसी तरह इसमें 3, 4, 5 है, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 4, 4 मिल रहा है। तो हमके हर वर्ग का वो चौथा अक्षर हमको ढूंढना है, तो ये ए वाला में आंसर आपको मिल जाएगा, यानी ये वाला आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 है, हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई, इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी कि ये जो विराम चिन्ह है ये किसका है, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह तो इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, तो ये तो हो भी नहीं सकता। पुनरुक्ति सूचक यानी डबल इन्वर्टेड कामा जो होता है उसको बोलते हैं कि पुनरुक्ति सूचक, तो ये तो भी नहीं हो सकता। अपूर्ण विराम जिसको उप विराम बोलते हैं वो ऐसे होता है, उप विराम भी बोलते थे, ये भी हो नहीं सकता। उद्धरण या अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं इसको, ये डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी डी आंसर आपका सही। आगे देखते हैं, 7वां है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द हम लोगों को बताना इसमें, यानी तद्भव का हम लोगों ने पहले भी इसका जिक्र कर लिया है। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत से विकार होके हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि जो हिंदी के जो शब्द हैं वो है तद्भव। ठीक है, तो जैसे भ्रमण, भ्रमण एक क्या है, संस्कृत वर्ड, भ्रमण मीन्स भौरा होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। कंगन, इसका बाद में बात करेंगे। अक्षर, अक्षर जिसमें छत्री छ, ये तो संस्कृत के वो होते हैं अक्षर, ये हिंदी में अक्षर कैसे लिखते हैं, अ, च, छ, र, अक्षर, ऐसे हिंदी का तद्भव रूप होता है, ये आपका तत्सम रूप है। कर्ण, कर्ण का मीन्स कान, ये होता है, यानी कंगन आपका क्या है, तद्भव रूप। बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब वो जो संस्कृत के शब्द होते हैं, इसको हम लोग संस्कृत के शब्द को हिंदी में हूबहू यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। बांसुरी, ये तो हिंदी है, ये तो तद्भव है। खेत, ये भी तद्भव है, खेत एक क्या है, तद्भव है, क्योंकि इसका क्षेत्र तत्सम रूप होता है। मच्छका, मक्खी, मच्छका मतलब मक्खी, ये आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, मच्छका मतलब मक्खी। गेहूं का गोधूम होता है, गोधूम संस्कृत वर्ड, तत्सम रूप गोधूम। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, 9 नंबर, 9 है, गाजर में गणेश बसे होगा, बेस लिखा हुआ है, बसे, एक मिनट, बेस लिखा हुआ है, बसे होगा। गाजर में गणेश बसे, मूली में महेश, कृष्ण करेला में बसे, रक्षा करे महेश।
तो उपयुक्त वाक्य में कौन सा रस? रौद्र रस, हास्य रस, शांत रस, भक्ति रस। तो आपको पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह हंसने की बात है, यानी इसमें हास्य रस की भावना पनवेगी। यानी गाजर में गणेश बसे, मूली में महेश, कृष्ण करेला में बसे, रक्षा करे महेश। तो आंसर बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 10वां, निम्न में से विषम मात्रिक छंद, यानी जो छंद दिया गया है इसमें आपको बताना है कि विषम मात्रिक छंद कौन से। देखिए दोहा एक क्या है? अर्ध सममात्रिक है, तो पहला तो होगा नहीं। चौपाई और रोला एक क्या है? चौपाई और रोला ये सममात्रिक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और कुंडली क्या है? एक विषम मात्रिक है, तो आंसर ये आपका सही हो जाएगा। कुंडली किसे किसे बनता है? अगर कुंडली बनवानी है तो दर देना पड़ेगा। कुंडली अगर बनवानी है तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो दर से याद करेंगे, द से दोहा और र से रोला, ठीक है। द से दोहा, र से रोला। दोहा में कितनी मात्रा है? 24। रोला में कितनी मात्रा है? 24। तो कितनी मात्राएं हो जाएगी? 48, ठीक है। आंसर आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शब्द अलंकार के भेद नहीं, यानी कि इसमें जो है शब्द अलंकार के आपको बताना है कि भेद नहीं है, तो कौन सा इसमें है जिसमें शब्द अलंकार के भेद नहीं है? आपका यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। इसमें आपको बतानी कौन सा भेद नहीं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? यमक अलंकार एक क्या है? शब्द अलंकार। इसमें यमक अलंकार जब दो शब्द एक ही जैसे हो जाए, इनका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। इसमें व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो, वो क्या है? अनुप्रास अलंकार। श्लेष अलंकार एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हो, यानी अर्थ चिपके हुए हो, तो क्या कहलाता है? आपका श्लेष अलंकार। उपमा, जिसकी उपमा दी गई हो, यानी ये तो अर्थालंकार, अर्थ के माध्यम से होता है, यानी कि डी वाला आंसर आपका गलत है, यानी सही आपका डी वाला हो जाएगा। ये तीनों आपके क्या है? शब्द अलंकार के भेद है। पूछा भेद नहीं, यानी ये क्या? अर्थालंकार के। आगे बढ़ते हैं। लिखा बिनु पद चले सुने विदुकाना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। उपयुक्त वाक्य में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, विभावना अलंकार, उल्लेख अलंकार या संदेह अलंकार। देखिए विभावना अलंकार वो होता है जिसके बिना कारण के ही कार्य हो, यानी इसमें जैसे बताया गया है बिनु पद चले, यानी बिना पैर के ही चल रहे हैं। सुने बिनु कान, यानी बिना काम के ही सुन रहे हैं। कर बिनु कर्म, मतलब बिना काम किए ही काम हो जा रहा है। करे विधिनाना, तो ऐसी जब बिना कारण के ही काम होने शुरू हो जाए, इस प्रकार के अलंकार को विभावना अलंकार कहते हैं, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर है, पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास विद्यमान है? देखिए द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता, भाई बहन, दुख सुख, लाभ हानि, इस प्रकार के शब्द। कर्मधारय समास, जिसमें एक विशेष और विशेष्य का, जिसमें कर्मधारय समास में जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, वो कर्मधारय समास होता है। अव्यय भाव, जिसका पहला पद प्रधान होता है। अव्यय भाव समास उपसर्ग से जुड़े होते हैं अक्सर। तत्पुरुष समास होते हैं, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। पुरुषोत्तम का अब अगर समासिक विग्रह करते हैं तो इसका क्या होने वाला है? आपको इससे पता चलेगा कि कौन सा समास है। पुरुष में उत्तम, पुरुष में उत्तम, में और पास एक किसमें आता है? अधिकरण समास में। ये किसके भाग है? तत्पुरुष समास, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही। अब देखिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो देखिए प्रधानमंत्री में बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष। प्रधान है जो मंत्री, इस प्रकार से है जो है के समान
इस प्रकार तो आता है तो कर्मधारय समास होता है, लेकिन कर्मधारय समास दिया भी नहीं गया है, लेकिन प्रधानमंत्री एक विशेष पद है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास में आता है। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 15। महोदय शब्द में किस प्रकार की संधि है? देखिए, वृद्धि जो संधि होती है, वृद्धि संधि में कैसे पता चलेगा हमको कि ये वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है या गुण संधि है या यड़ संधि है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? तो देखिए, अगर वो वृद्धि संधि है तो आय या औ, वृद्धि संधि है तो आय या औ दिखेगा आपको। अगर गुण संधि है तो ए, ओ और ये दिखेगा आपको। अगर दीर्घ संधि है तो सब दीर्घ, आ, बड़ी और बड़ा वो दिखेगा। यड़ संधि है तो य, र और वह, ये दिखेगा। और इसके साथ अधूरा शब्द, मतलब इसके साथ जो भी और व्यंजन आएंगे इसके अधूरे रहेंगे। ठीक है, तो महोदय में ओ वाला है, ओ किस में आ रहा है? गुण वाले, इस वाले में। तो महोदय में कौन सा है आपका? गुण संधि, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर आपका सही। 16 नंबर, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यानी कोई और संधि होगी। तो इसमें 3 ऑप्शन वो होंगे जो व्यंजन संधि होंगे। तो देखिए, हम लोग हर ऑप्शन के बारे में जानेंगे। जैसे वागीश, तो ये होता है वाक धन ईश, ये तो व्यंजन है। ठीक है, पहला तो नहीं हो सकता। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, ठीक है, महाधन ऋषि, महर्षि और आ गया। ठीक है, जब और आ गया तो अर्थ गुण संधि में होता है, ये तो आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन और ऑप्शनों को भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, अनुच्छेद का होता है अनुधन छेद, तो अनुच्छेद ये भी व्यंजन संधि है। जगत जननी का होता है जगत धन जननी, जननी, जगत धन जननी, जगत, ये भी आपका एक क्या है? व्यंजन संधि। तो आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? बी, यानी बी क्या है? गुण संधि है। ठीक है, 17 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द हमको छांटना, इसमें से कौन सा है? देखिए, गौरव, पृथ्वी, भारत, प्रशांत महासागर। तो देखिए, कुछ ऐसे नोट्स होते हैं, प्रमुख बिंदु होते हैं जिनको हमें याद करना होता है। जैसे किसी देश का नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी महासागर का नाम हो, किसी ग्रहों का नाम हो, ये सब किसमें आते हैं? पुल्लिंग में। तो जैसे देश है तो क्या है? भारत एक देश, पुल्लिंग में आएगा। प्रशांत महासागर एक सागर का नाम, ये भी एक पुल्लिंग में आएगा। अब देखिए, इसमें मेरा गौरव या मेरी गौरव, मेरा गौरव की बात होगी तो ये क्या आ जाएगा? पुल्लिंग में। और पृथ्वी, पृथ्वी एकमात्र अपवाद में है ग्रहों में जो क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यानी कि पुल्लिंग शब्द को हम लोग को पहचानना है। हानि, तिथि, नदी, पानी। तो जो पानी शब्द होता है ना, वो एक पुल्लिंग शब्द होता है, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। जैसे आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, पानी पी रहा है, पानी पी रहा है, अब पानी बह रहा है, बोलेंगे पानी बह रही है, बह रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा है, क्रिया का प्रयोग करके बताया था ना, इसलिए जो पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं हम लोग? पहला सर्वनाम का प्रयोग करके, दूसरा क्रिया का प्रयोग करके, तीसरा विशेषण का प्रयोग करके, इस 3 माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा आपका। देखिए,
निम्नलिखित में से एक वचन से बहुवचन का सही सुमिलित है, यानी 3 ऐसे दिए गए हैं जो गलत है और एक इसमें से सही है। जैसे साधु, साधु, साधुएं, एक, एकाएक, माता, माताएं, पुस्तक, पुस्तकों। तो देखिए साधु को साधुओं नहीं होता है, साधुओं होता है। ठीक है, एक का एक एक नहीं होता है और एक का अनेक होता है, अनेक। माता का माताएं, ये सही है आपका। पुस्तक का पुस्तकों नहीं होता है, पुस्तकें होता है, पुस्तकें। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे 20 नंबर, वह बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में प्रविशेषण है। प्रविशेषण किसे कहते हैं ये तो पहले जान लें। प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसको प्रविशेषण बोलते हैं। ठीक है, ये चीज जानिए। तो देखिए वो बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें क्या है? अब देखिए इसमें विशेषण पहले आप पहचानेंगे, उसके बाद ही आप पहचान पाएंगे कि प्रविशेषण कौन है। तो ये क्या है? वह क्या है? कर्ता यानी विशेष है। दौड़ता क्या है? क्रिया है। बहुत क्या है? ये विशेषण है। और तेज क्या है? ये प्रविशेषण है कि वो बहुत तेज दौड़ता है। तो डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये क्या है? प्रविशेषण है। और आपका ये होमवर्क का होता है क्वेश्चन, अब इसको बताना है आप लोग का। निम्नलिखित में से विषम को पहचाने। इसमें से आपको जो 3 ऑप्शन है वो सही है, एक ऑप्शन है जो उन तीनों से अलग है। तो देखिए अष्टछाप का जहाज सूरदास इनको कहते हैं, सही है। जड़िया कवि नंददास इनको कहते हैं, ये भी सही है। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं, ये भी सही है। सितारे हिंद तुलसीदेव जिसको कहते हैं, बिल्कुल गलत है। सितारे हिंद किसको कहते हैं? राजा शिव प्रसाद जी को, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिनको बोलते हैं, ये मुद्दा लगाने वाले क, ख, ग, जो, फ। ठीक है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। तो आप अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।